नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 17 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पालमपुर की कहानी से संबंधित है और ये आपकी 13 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। और जो आज का टॉपिक है वो है उत्पादन के साधन। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादन की यहाँ परिभाषा दे रखी है, इसको अच्छे से याद कर लेना कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं है क्या। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। वो सभी क्रिया मतलब काम, वो सारे के सारे काम जिनका उद्देश्य क्या है, धन कमाना, उसको हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। जैसे एक सब्जी वाला अगर सब्जी बेच रहा है, यानी वो सब्जी बेचने का काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, धन कमाने के लिए, तो सब्जी बेचना आर्थिक क्रिया हो गई। ऐसी दूध वाला दूध बेचता है, क्यों करता है, पैसा कमाने के लिए, वो आर्थिक क्रिया हो गई। तो जो भी काम धन कमाने के उद्देश्य से किए जाएंगे वो आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। और उत्पादन तो एक आर्थिक क्रिया है ही। कैसे, कोई भी फैक्ट्री मालिक या कंपनी जो है वो उत्पादन क्यों करती है, समाज सेवा के लिए तो करती नहीं है, वो क्यों करती है, पैसा कमाने के लिए, है ना। उसको क्या चाहिए, उसको पैसे कमाने हैं। तो इसीलिए ये जो उत्पादन है वो किस में आएगा, आर्थिक क्रिया में। ठीक है, क्योंकि इस उत्पादन किया ही क्यों जाता है, पैसे कमाने के लिए। और उत्पादन हम किन चीज़ों का करेंगे जिनसे पैसे मिले। अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर दे और लोगों को वो चाहिए ही नहीं, लोग खरीदे ही नहीं उसको, तो क्या जो फैक्ट्री या कंपनी मालिक है जो प्रोडक्शन कर रहा है उस सामान का, उसको फ़ायदा होगा, नहीं। तो उसको कैसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, उसको ऐसी चीज़ों का उत्पादन करना पड़ेगा जो मानव के लिए उपयोगी हो, मतलब जिसकी ज़रूरत लोगों को हो, लोग उसको खरीदे। ठीक है, चाहे वो वस्तुएं हों चाहे वो सेवाएं हों। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोग यानी मनुष्य के उपयोग में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आप बहुत सारा सामान इस्तेमाल करते हो, कॉपी, पेन, पेंसिल, कलर, बुक्स, है ना, काफ़ी सारा सामान, बैग। अब इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत है और आप इनको पैसे दे के ख़रीदते हो। तो इसीलिए जो फैक्ट्री मालिक है, कंपनी मालिक है, इन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, उनको पता है स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो उनका प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो किसका होता है, उपयोगी वस्तुओं या सेवाओं का होता है। अब आते हैं अगले इसके उस पे। हर एक वस्तु के उत्पादन में 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये दे रखी है। कौन कौन सी हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इन चारों को क्या कहा जाता है, उत्पादन के कारक। अगर आपसे पूछा जाए उत्पादन के कारक कौन से हैं, ये अच्छे से ऐसा ही आप बिल्कुल डायग्राम बना करके उसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, इस तरह के डायग्राम बनाने से जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे और वो जो नंबर है वो अच्छे देता है। तो चलो अब अगले उस पे आते हैं। ये तो हो गए कारक। अब इन कारकों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो आपने ये जाना कि ये उत्पादन के कारक 4 होते हैं। अब इसमें जो ये वाला कारक है पूंजी, पूंजी जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी पूंजी और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। अब वो कैसे होते हैं, इनके बारे में हम ज़रा इन बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे और फिर उदाहरण के। तो सबसे पहले तो है भूमि। ठीक है, पहला कारक भूमि। इसके अंतर्गत हम ज़मीन के टुकड़े, मतलब जिस ज़मीन पे वो फैक्ट्री या कंपनी लगाई गई है उसको लेंगे, भूमि को। और इसके अलावा हर उत्पादन के लिए इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, यानी जल, वन के उत्पाद चाहिए होते हैं, खनिज पदार्थ चाहिए होते हैं, तो कुछ ना कुछ इनमें से चाहिए होता है। सारे नहीं भी चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए होते हैं। तो क्योंकि ये सब हमें ज़मीन से ही प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो इसको भूमि वाले संसाधन में ही रखा गया है। समझ गए। अब आते हैं श्रम। इसके अंतर्गत वे सब लोग शामिल हैं जो काम करने के योग्य हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं, है ना। श्रम ये ज़रूरी है कि वो काम करने के योग्य हों
और काम करने की इच्छा भी रखो, तभी उनको हम श्रम कहेंगे। अदरवाइज़ क्या है, अगर वो इस योग्य नहीं है, मान लो बहुत बीमार रहता है और वो उस काम को करने के योग्य नहीं है, काम करने की इच्छा रखता है लेकिन बीमार होने की वजह से उसके योग्य नहीं है, तो हम श्रम नहीं कहेंगे। ऐसे ही वो कोई व्यक्ति बिल्कुल फिट फाट है, बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, वो काम करने के योग्य है लेकिन काम करने की इच्छा नहीं रखता, आप उससे काम करवा ही नहीं सकते, तो वो श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो श्रम, किसी भी व्यक्ति को श्रम के अंतर्गत लाने के लिए, क्या वो सब लोग जो श्रम के अंतर्गत आएंगे, ये ज़रूरी है कि वो काम करने के योग्य भी हों और काम करने की इच्छा भी रखते हों, तभी वो श्रम कहलाएंगे। अब आते हैं हम अगले बिंदु पे, इसको हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, पूंजी। ठीक है, पूंजी में क्या था, एक तो औजार हो गए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन के लिए औजार चाहिए होती हैं, मशीनें चाहिए होती हैं, ठीक है, इमारत बिल्डिंग चाहिए होती है, तो ज़मीन के ऊपर बनती है लेकिन चाहिए तो इमारत चाहिए होती है, इन सबको हम पूंजी में शामिल करते हैं। और ये होती है स्थायी पूंजी, इसको इंग्लिश में फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। कैसे स्थायी पूंजी कैसे हुई? अब देखो, जब भी हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं हमको ये वाली पूंजी चाहिए होती है ना, कुछ भी नई चीज़ों को प्रोडक्शन शुरू करें ये सारी चीज़ें चाहिए। क्या हम उसको रोज़ खरीदेंगे या हम जल्दी जल्दी इन कुछ चीज़ों को खरीदेंगे? नहीं, एक बार औजार ख़रीद लिए तो बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। ऐसी जो मशीनें हैं वो भी कई कई साल तक चलते रहते हैं। और ऐसी इमारत, यानी भवन एक बार मिल गया तो इमारत भी जो है, बिल्डिंग भी है, वो बहुत सालों तक जो है इस्तेमाल में होती रहती है। मतलब एक बार खर्चा कर लिया तो बहुत लंबे समय तक आप इसका बिज़नेस में, अपने उसमें उत्पादन में उपयोग करोगे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्थायी पूंजी, जिसको एक बार खरीद लिया और लंबे समय तक हमको इस्तेमाल करना है। लेकिन अब आते हैं दूसरे पर, जिसको हमने कहा था कार्यशील पूंजी। ठीक है, अब ये होती क्या है, जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ सामान, रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए होता है ना। ठीक है, ऐसी अब वो कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए होंगे, पैसे, और वो पैसे एक बार खर्च कर दिए तो ख़त्म हो गए। ऐसे कच्चा माल जो है, एक बार हमने उससे चीज़ें बना करके बेच दी तो ख़त्म हो गई, फिर हमको नया ख़रीदना पड़ेगा। ऐसी पैसा एक बार जो इस्तेमाल हो गया, फिर दोबारा से हमें रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो ये लगातार हमको चाहिए होता है, मतलब एक बार खर्च कर दिया नहीं, इसको हमें लगातार जो है कच्चा माल ख़रीदना भी पड़ता है और हमें लगातार नगद पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लगातार हमें चाहिए होता है अपना प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इसको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, है ना, कि जो लगातार काम में लगी हुई है ना, जो रुकेगा नहीं, बार बार हमें ये चीज़ें चाहिए। अब इसको अभी उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री है, फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में जो फर्नीचर बनाने के औजार हो गए, बिल्डिंग हो गई, ज़मीन हो गई, वो तो स्थायी पूंजी हो गई, है ना, उनको हमें बार बार नहीं खरीदना। लेकिन फर्नीचर बनाने के लिए उसने जो लकड़ी ख़रीदी है, वो लकड़ी से वो उसको फर्नीचर बना देगा, उसमें जो भी पॉलिश, पेंट वगैरह जो भी सामान लगना है लगा करके उसको बेच देता है। फिर क्या होगा, फिर उसको नई लकड़ी चाहिए होगी, है ना, उसके लिए और नगद पैसे चाहिए होंगे, और वो बनाता रह जाएगा, उन चीज़ों को बेचता जाएगा, फिर उसको और कच्चा माल चाहिए। इस तरह से लगातार इसकी जो ज़रूरत है वो हमको पड़ती रहती है। ठीक है, अब आते हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, उद्यम, है ना, उद्यम। इसका दूसरा नाम पता है क्या है? इसको ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी मानव पूंजी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि यही है जो उत्पादन के प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया को चालू करती है। अब कैसे, है ना, इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी को भी कुछ भी प्रोडक्शन चालू करना है तो उसको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। क्या क्या? भूमि, श्रम, पूंजी। तो इनको इकट्ठा कौन करता है? जो भी इनको इकट्ठा करता है वो कहलाएगा मानव पूंजी। इसको हम इसको अच्छे से इस डेफिनेशन के द्वारा समझ सकते हैं। उद्यम, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है
जिसमें वह उत्पादन के बाकी तीनों साधन भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करता है, यानी इकट्ठा करता है, मिलाता है और फिर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसे मानव पूंजी भी कहा जाता है। यानी ये जो मानव पूंजी है वो अकेला भी हो सकता है, एक अकेला इंसान भी ये श्रम को इकट्ठा कर लिया, उसने श्रम कर ली, पूंजी इकट्ठा कर ली, भूमि, इन सबको मिला करके उसने एक प्रोडक्शन शुरू कर दिया। जैसे इसमें उदाहरण मैंने अभी फर्नीचर का ही दिया था कि जो एक व्यक्ति है उसने सोचा कि भाई मैं फर्नीचर का काम शुरू करूँगा, तो उसने क्या करा, अपने लिए एक ज़मीन देखी जहाँ पर वो उसकी अपनी फैक्ट्री लगाएगा फर्नीचर बनाने की। फिर उसने मज़दूर ढूंढे, यानी श्रम को ढूंढा, ठीक है, और उसने अपने पास जो पूंजी थी, पैसा उसने इकट्ठा किया, उससे उसने रॉ मटेरियल ख़रीदा और इस तरह से इन सब के उपयोग से उसने प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो इंसान जो ये सारा प्रोसेस चालू कर रहा है वो क्या कहलाएगा, मानव पूंजी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वो अकेला भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वो व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर भी इस तरह के प्रयास कर सकते हैं जिसमें वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन शुरू करें। वो वस्तुओं का भी हो सकता है और सेवाओं का भी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब है इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर भी इसके मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान है। जैसे पहला जो प्रश्न है, उत्पादन के सभी कारकों के नाम लिखिए, तो बहुत ही आसान है। आप बिल्कुल एज इट इज़ उत्तर लिख करके उत्तर 1 और ये डायग्राम बना देना, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। जो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें देखिए, इस चित्र में आप उत्पादन के किन किन कारकों को देख पा रहे हैं, लिखिए। तो आपको यहाँ पे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये लेबर्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या हो गया, श्रम हो गया, है ना। ये लेंटर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये लेंटर का सामान दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, पूंजी। कौन सी पूंजी हो गया, कार्यशील पूंजी, क्योंकि ये एक बार बनाने के बाद जो है फिर नई बिल्डिंग के लिए आपको नया सामान चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, औजार, जिनकी सहायता से ये इस लेंटर को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारी स्थायी पूंजी। पूंजी के 2 रूप थे ना। और क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें ज़मीन जिसके ऊपर ये जो है बना होगा। तो आप ये लिख सकते हैं उत्तर ऐसे करके, उत्तर लिखिए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है श्रम। श्रम के अंतर्गत आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे मज़दूर दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए। श्रम में हो गए मज़दूर, लेबर लिख सकते हो। दूसरा है आपको दिख रही है यहाँ पे कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी। तो आप इसमें पूरा इसको लिख दीजिएगा। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कार्यशील पूंजी में, लेंटर बनाने का सामान, बनाने का सामान। और आपको एक और पूंजी में दिखाई दे रहा था, तीसरा जो पॉइंट है वो है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी में आपको क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पे औजार जिनसे ये लेंटर बना रहे हैं, तो आप इसमें औजार लिख दीजिए। अब चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें भूमि, जिस पर बिल्डिंग बना है। ये आपका उत्तर हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, उत्पादन के किस कारक को आप उत्पादन के लिए आवश्यक मानते हैं और क्यों। बेटा प्रश्न को सबसे पहले समझो। आप लोग क्या करते हो, आधा अधूरा उत्तर लिखते हो। इसमें 2 पार्ट हैं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा ये क्यों। तो हम पहले पार्ट का उत्तर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें लिखेंगे हम मानव पूंजी को, ठीक है, यहाँ इसके बाद ये सारा को उत्पादन के लिए सबसे, आप काट दो, सबसे आवश्यक मानते हैं, ठीक है। उत्तर आया हम मानव पूंजी को उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक मानते हैं। एक यहाँ तक का उत्तर हो गया। अब ये क्यों का जवाब हम ऊपर से देंगे। क्योंकि यहाँ पे आएगा क्योंकि और ये वह, यहाँ से शुरू करना, क्योंकि वह उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। बस ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है।
इस तरह से आपको उत्तर देना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, आप अपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उनकी सहभागिता पर नोट लिखिए। यानी हमको अपने पड़ोस में कोई भी व्यक्ति देखना है और वस्तुओं के उत्पादन में वो क्या रोल निभाते हैं, है ना। ये मानव पूंजी है, मानव पूंजी और श्रम के रूप में निभाते हैं इंसान जो है रोल, तो वो कौन से रूप में जो है उसमें उत्पादन में सहभागिता निभाते हैं, आपको उस पर नोट लिखना है। तो आप कोई भी पड़ोसी चुन सकते हैं, जैसे मैंने एक आपके लिए चुना हुआ है, आप वो भी लिख सकते हो और अपना भी लिख सकते हो। देखो ये उत्तर लिखा हुआ है मैंने आपके लिए कि मेरे पड़ोस में रहने वाले सोहन लाल जी एक बिल्डर है ना। वह लोगों के लिए मकान और बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। वह एक मानव पूंजी के रूप में काम करते हैं। अब कैसे करते हैं? क्योंकि वह उत्पादन के अन्य साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम को संयोजित कर मकान और बिल्डिंग बनाते हैं। यानी वो इन सारे साधनों को इकट्ठा करते हैं और फिर वो मकान बनाते हैं, तो इसलिए वो मानव पूंजी है। आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। अब इसको हम आसानी से इस रेखा चित्र की सहायता से समझ सकते हैं, ठीक है। उत्पादन में सोहनलाल जी की भागीदारी को इस रेखा चित्र से आसानी से समझा जा सकता है। रेखा चित्र बेटा बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनसे आप आसानी से अपनी बात जो है कम शब्दों में समझा सकते हो। तो सबसे पहले तो हो गया सोहनलाल जी हो गए मानव पूंजी, और उन्होंने श्रम, पूंजी और भूमि को इकट्ठा किया। कैसे किया? श्रम में उन्हें लेबर, मिस्त्री, प्लम्बर, बिजली वाला जिसको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं, उनको इकट्ठा किया। और पूंजी में उन्हें स्थायी और कार्यशील पूंजी दोनों इकट्ठी करी। उन्हें औजार इकट्ठे करे, मशीनें जो मकान बनाने में काम आएंगे, गोदाम हो गया जो उनका सामान रखने का हो गया, ऑफिस हो गया जहाँ पे वो लोगों से मिलेंगे, ठीक है। और कार्यशील पूंजी में उनका क्या आ गया? बिल्डिंग का मटेरियल, और उनके बाद जो नगद पैसे हो गए जिनका यूज़ वो बिल्डिंग बनाने के लिए करेंगे। और भूमि जिस पर उनका ऑफिस और गोदाम है। इसके अलावा पानी वगैरह भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि उसी का इस्तेमाल करके वो क्या बनाएंगे? बिल्डिंग, क्योंकि बिना पानी के तो मकान नहीं बन सकता ना। तो उनका जो प्रोडक्ट है, तैयार उत्पाद क्या है? मकान। सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? मकान बना कर दे रहे हैं। तो ये उत्पाद है जिसकी लोगों को ज़रूरत है, लोगों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर। और इसी प्रकार आप जो है अपने आप भी अपने किसी पड़ोस के व्यक्ति के बारे में इसी तरह से जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। जितना अपने आप करने की कोशिश करोगे बेटा, उतना ही आप अपने पेपर को अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जो पेपर हैं इस समय ऐसे नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे। इस समय प्रैक्टिकल बेस आ रहे हैं कि आपकी जानकारी का आप कैसे इस्तेमाल करके उत्तर दोगे, वैसे आ रहे हैं। तो आप रट करके सब प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे, इसलिए कंटेंट को समझो। और वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मन लगा के पढ़ो और खूब अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ।